सुबह मेरी आंख अम्मी की आवाज़ से नहीं बल्कि निदा यासिर की आवाज़ से खुली थी। चंद लम्हे ख्वाबीदा असाब को बेदार करने में गुजर गए। हवासों के जागते ही मैंने हस्ब आदत कल रात की आखिरी बात याद करने के लिए जहन पर जोर डाला और दूसरे ही पल में उठ बैठी। आधी रात तक उसे सोच सोच कर जागते रहने के बाद अब उसकी याद आते ही मुझे अपनी सुबह का लुत्फ़ गारत होता महसूस हुआ। सुबह टीवी के सामने विराजमान थी, मॉर्निंग शो लगाए बैठी थी। तुम आज कॉलेज नहीं गई? कैचर की तलाश में तकिए के पास हाथ मारते मैंने उससे पूछा। नहीं गई हूँ, ये तो मेरा हमसाथ बैठा है। सबा अगर कभी किसी सवाल का सीधा जवाब दे देती तो वो तारीख़ डायरी में लिखने के काबिल होती। तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? सुबह ही सुबह मैं बहस करने से गुरेज करना चाह रही थी। सुबह मुश्किल ख़ुद को नॉर्मल रखा। आज मामी आ रही हैं और मैं देखना चाहती हूँ कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए उसने बताया, ये ऊँट किसी करवट नहीं बैठेगा, ये खड़ा ही रहेगा। मैं किचन में बाल समेटती बिस्तर से उतर आई। मैं चाहती हूँ नीली तुम दादी को मना कर दो। किस बात से? मैंने ठहर कर उसे देखा। कह दो मामी को इनकार ना करें। उसका लहजा इल्तिजाइया था। मैं उलझ गई। तुमने तो मोहित को कभी पसंद नहीं किया, फिर तुम उसकी इतनी हिमायत क्यों कर रही हो? दोबारा बेड के किनारे टिकते मैंने उससे पूछा। तुम तो पागलों जैसी बात कर रही हो नीली। मेरा वो बचकाना सा गुस्सा था। कोई ज़ाती पुरखाशी या नफ़रत तो नहीं थी, बल्कि मुझे तो इन चारों भाइयों में अरमान भाई के बाद सिर्फ मोहित ही अच्छा लगता है। अगर तुम्हारा एतराज़ उसके जॉबलेस होने पर है तो उसे जल्द ही जॉब मिल जाएगी। अगर तुम्हारी नापसंदगी उसके लापरवाह स्टाइल या उसके रफ हुलिये पर है तो मैं तुम्हें बता दूँ कि लड़कियाँ उसके उसी लुक पर मरती हैं। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। मैंने उठकर आईने में अपना जायज़ा लिया। क्या मैं वाकई उसकी ज़ाहिरी शख्सियत की वजह से उसे रिजेक्ट कर रही थी? अपने सूजे पपोटों को देखते हुए मैंने खुद से सवाल किया। हाँ, तुम उनसे कहीं ज़्यादा सतही और छिछोरी हो। वो मेरी बात के जवाब में जलकर बोली। मैंने उसे देखा मगर कुछ कहने की ज़हमत नहीं की। मैं इस बहस को तूल नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाती। मेरे जी में सवालात उठते, जहन और दिल में कशमकश चलती, और दिलो दिमाग की इस जंग में अगर फ़तह दिमाग की होती तो मुझे अपने दिल से भी हाथ धोने पड़ते, और मैं ख़ुद को इस आजमाइश में नहीं डालना चाहती थी। रात से तुम्हारे अबू को फ़ोन करने की कोशिश कर रही हूँ मगर उनका फ़ोन ही नहीं मिल रहा। अम्मी ने नाश्ता मेरे सामने रखते हुए झुंझलाते हुए लहजे में कहा। तुम्हें चौंक गई। क्यों फ़ोन कर रही हैं आप उन्हें? ताकि वो अपनी माँ से बात करके उन्हें समझाएं। और किस लिए करूँगी? जाने किस बात की दुश्मनी निकाल रही हैं वो मेरे मैके वालों से। पहले इस बात पर ताने दे दे कर मेरा जीना हराम कर दिया कि भाई ने मेरी कोई बेटी नहीं ली, और अब जब वो रिश्ता मांगने आ रहे हैं तो भी उनका एतराज़। मेरे लिए अरमान मुईद और फ़र्रख में कोई फ़र्क नहीं है, मगर अम्मा को मुईद छटा हुआ बदमाश नज़र आता है और अरमान और फ़र्रुख शहज़ादे। उन्हें सिर्फ नौकरी ही नहीं है मुईद के पास, सूरत में मिजाज में इन दोनों से बढ़कर है। फ़र्रुख का तो दिमाग ही 7वें आसमान से नीचे नहीं उतरता, और अरमान अलग अपनी 1.5 की मस्जिद बनाकर खुश है। इनमें बस मुईद और आफाक ही हैं, हंसमुख और मिलनसार। मगर अम्मा को तो मुझे नीचे दिखाने का मौका चाहिए। वो उसे भी मेरी ज़िल्लत करार दे रही हैं कि भाई ने काबिल बेटे छोड़कर अपने नाकारा बेटे के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगा। अम्मी दिल की भड़ास निकाल रही थी। दादी के सामने तो वो कुछ बोल नहीं पाती थी, और बाद में जले दिल के पपोले फोड़े बिना उन्हें चैन ही नहीं आता था, और ऐसे में उनकी बेहतरीन सामे में ही होती थी। तो अब आप क्या करेंगी? नाश्ते से मेरा दिल उचाट हो गया था, सो चाय का कप उठाकर गरम गरम चाय अपने हलक में उंडे लिए। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। वो हाथों में सर थामे बैठी थी। मैं इस तरफ से अपनी पेशानी से हिलाने लगी। पता नहीं अम्मी तरफदारी से काम लेते हुए भतीजे के हक़ में हो गई थी, या फिर दादी ही बेइजाज़त में आकर ज़्यादती कर रही थी। जो भी था, जान मेरी फंसनी थी, और मैं ख़ुद समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए।